सो हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली द वेट इज़ ओवर। जो आपका ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिलीज़ हो गई है। तो आप अगर इस जो सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसी को आपको रीड करना है और उसी को फॉलो करना है। तो हमने सीबीएसई की साइट सर्च करी cbse.gov.com। जो फर्स्ट साइट आई उसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे लिखा हुआ था न्यू वेबसाइट, इस पर क्लिक करा। तो हो सकता है आपको एक दो बार रीलोड करना करे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग अभी इसको सर्च कर रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे आप देख रहे हैं इन फोकस के अंदर भी जो फर्स्ट टैब है या जो लेटेस्ट के अंदर भी फर्स्ट टैब है पॉलिसी फॉर टेबुलेशन ऑफ मार्क्स फॉर क्लास 10, इसको हमने टिक करा। ये कल ही रिलीज हुआ है। तो इसको नोटिफिकेशन को ओपन करके हम इसको पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई ने क्या क्या डिसाइड करा है। तो जैसे आपको पता है, सबसे पहली बात, फर्स्ट पॉइंट को अगर आप रीड करते हो ध्यान से तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो आपके एग्जाम्स थे वो सीबीएसई ने कैंसिल कर दिए हैं और उसके लिए उन्होंने कहा था कि हम एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया देंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाएंगे। और इसके बाद जो प्लान भी है, बैकअप प्लान है कि अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होता है तो वो एग्ज़ाम्स दे सकता है। और कब एग्ज़ाम दे पाएगा अभी तक उसकी डेट डिसाइड नहीं हुई है, जब भी कंडीशंस होगी एग्ज़ाम होल्ड करवाने की। तो ये तो बात हो गई सीबीएसई की। इसके बाद सेकंड पॉइंट को अगर हम रीड करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कहा है चैलेंजेस बिफोर अस। अच्छा, मतलब सीबीएसई ने खुद की प्रॉब्लम्स बताई है कि कैसे हमारे सामने प्रॉब्लम्स आ रही है, हम एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पाए। तो उनकी कोशिश यही है कि एक अनबायस्ड रिजल्ट हो। तो अब सारा उन्होंने काम दे दिया है सीबीएसई स्कूल सिस्टम को, जो हार्ड वर्क करेगी और चीज़ों को स्मूथली प्रोसेस करेगी। चलो ठीक है, ये अपने काम की बात नहीं है। और ऑब्जेक्टिव भी वही है कि आपका अनबायस्ड, ट्रांसपेरेंट या हम कह सकते हैं फेयर रिजल्ट प्रिपेयर किया जाए। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है। असेसमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। सो द स्टूडेंट विल बी असेस्ड आउट ऑफ मैक्सिमम 100 मार्क्स। जैसे आपको पता है फॉर ईच सब्जेक्ट एज पर द पॉलिसी 20 मार्क्स आर फॉर द इंटरनल असेसमेंट एंड 80 मार्क्स आर फॉर द ईयर एंड बोर्ड एग्जाम्स। तो जैसे आपको पता है टोटल आपके 100 मार्क्स होते थे हर सब्जेक्ट के, उसमें से 20 मार्क्स तो वैसे भी आपकी स्कूल डिसाइड करती थी और 80 मार्क्स का फाइनल एग्जाम देते थे। तो फिफ्थ पॉइंट में फिर से यही लिखा हुआ है द इंटरनल असेसमेंट ऑफ 20 मार्क्स विल बी एज पर द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। मतलब ये जो 20 मार्क्स है इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। ये अभी भी कौन डिसाइड करेंगे, ये 20 मार्क्स अभी भी आपके स्कूल जिस बेसिस पे देते थे, आपके इंटरनल असेसमेंट, आपका कॉपी वर्क, क्लास टेस्ट, अटेंडेंस, जो सब भी स्कूल की रूल्स पॉलिसीज है उसी अकॉर्डिंग वो अपने मार्क्स देंगे। और इनको डेट दी गई है, हालांकि ये लोग पहले ही अपलोड कर देते हैं, पर अभी भी अगर किसी स्कूल ने अपलोड नहीं करा है तो उनको कहा गया है कि वो 11 जून तक किसको अपलोड कर देंगे, इन 20 मार्क्स को 11 जून तक अपलोड कर देंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है ड्यू टू कैंसलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स द असेसमेंट ऑफ 80 मार्क्स विल बी डन बाय स्कूल। मतलब 20 मार्क्स तो स्कूल दे रही थी, अब जो 80 मार्क्स है उसका असेसमेंट भी स्कूल को ही करना है। तो कैसे करना है, बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट इन द डिफरेंट टेस्ट एग्जाम्स कंडक्टेड बाय द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर। मतलब आपके साल भर में जितने भी टेस्ट हुए हैं, जो भी एग्जाम स्कूल ने लिए हैं उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। द मार्क्स शुड बी इन कॉन्सोनेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस इन द स्कूल इन क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कि आपकी स्कूल की पास्ट ईयर की जो परफॉर्मेंस रही है उसी के अकॉर्डिंग वो इस साल का रिजल्ट बना सकता है। मतलब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्कूल है, उसका 2019 में मान लो 95% या उससे भी अच्छा रिजल्ट जा रहा था, 2018 में भी उसका रिजल्ट जा रहा है अराउंड 94-95%, 2017 में भी उसका रिजल्ट जा रहा है 95%। तो वो इस साल भी अपना रिजल्ट इन ईयर्स के अकॉर्डिंग मतलब अराउंड 95% वो क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सीड उनका रिजल्ट नहीं हो सकता। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रिजल्ट कमिटी। मतलब जो रिजल्ट कमिटी बनेगी वो कौन होगा, क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं। प्रिंसिपल होगा उसके अंदर आपकी स्कूल का,
और 7 टीचर्स, 7 उसके अंदर और टीचर्स होंगे जो रिजल्ट को फाइनलाइज करेंगे। 5 टीचर्स फ्रॉम द स्कूल शुड बी फ्रॉम मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस एंड द 2 लैंग्वेजेस। समझ गए? तो प्रिंसिपल के अलावा उसमें 7 टीचर है। 7 के अंदर जो 5 टीचर्स हैं वो आपके सब्जेक्ट टीचर्स ही होंगे जिन्होंने आपको साल भर पढ़ाया है, या जो भी आपके स्कूल के अंदर मैथ्स, एसएसटी, साइंस, और जो आपकी 2 लैंग्वेजेस है नॉर्मली हिंदी, इंग्लिश या अदर लैंग्वेजेस है, तो 5 टीचर्स तो आपके वही होंगे। उसके अलावा 2 टीचर्स फ्रॉम नेबरिंग स्कूल्स शुड बी co-opted by the school as the external members of the committee। अब इसके अलावा 2 जने और कौन होंगे? 2 जने होंगे नेबरिंग स्कूल के, मतलब किसी और स्कूल से आके वो इस कमिटी को ज्वाइन करेंगे और वो इन टीचर्स की हेल्प करेंगे ताकि एक फेयर रिजल्ट बन सके। तो बेसिकली इन्होंने ये वाला पॉइंट ऐड करा है ताकि रिजल्ट क्या हो, जैसे ये लोग कह रहे हैं फेयर और अनबायस्ड रिजल्ट हो, ताकि हर एक प्रोसेस को फेयरली कैरी आउट हो सके, इसीलिए उन्होंने 2 अदर टीचर्स को भी इंक्लूड करा है। उसके बाद के पॉइंट्स अपने यूजफुल नहीं है। इसके बाद अगर आगे चलते हैं तो देखो 8th पॉइंट, द एविडेंस टुवर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द student in the internal test exams conducted by the school should be documented student wise and maintained in a secure manner. These documents may be called upon for subsequent verification as per the instructions of the board। मतलब जो भी आपको मार्क्स दे रहे हैं, जो 80 मार्क्स दे रहे हैं, उसके जो एविडेंस है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर बोर्ड को कहीं पे भी डाउट लगता है तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। तो आपका ये भी उसी के रिगार्डिंग पॉइंट है कि एक फेयर रिजल्ट क्रिएट किया जाए। अब एज पर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द स्कूल्स थ्रू रीजनल ऑफिसर्स ऑफ सीबीएसई, स्कूल्स हैव कंडक्टेड डिफरेंट टाइप्स, मतलब स्कूल आपके बहुत सारे एग्जाम्स टेस्ट करती है, तो बोर्ड ने अपने अकॉर्डिंग, हर स्कूल का अलग अलग टेस्ट होता है। मान लो कोई हाफ ईयरली अलग टाइम ले रही है, कोई कुछ अलग टाइम ले रही है, कोई यूनिट टेस्ट ले रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उन्होंने कॉमन एग्जाम्स जो बेसिकली हर स्कूल में होता है उसके अकॉर्डिंग एक वेटेज डिसाइड करी है। तो ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जो आपके 80 मार्क्स हैं वो कैसे होंगे देखो, तो जो आपके पीरियोडिक टेस्ट थे, यूनिट टेस्ट थे, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, 80 में से 10 मार्क्स तो उनके अंदर से आएंगे। उसके बाद जो आपके हाफ ईयरली होते हैं, मिड टर्म, 30 मार्क्स उसके अंदर से आएंगे। और आपके प्री बोर्ड एग्जाम 1 हुए थे, 2 हुए थे, या जितने भी आपके स्कूल के अकॉर्डिंग हुए, 40 मार्क्स का एवरेज लेगा वो वहां से। आई बात समझ में? अगर मान लो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं 20 मार्क्स के, मैं एग्जांपल लेता हूं मैथ्स का, और अगर आपने इसके अंदर 18 स्कोर करा तो ऑब्वियसली यहां से वो आपको कितने मार्क्स दे सकते हैं? 18 का एवरेज लेंगे 9। अब आपका हाफ ईयरली मान लो 60 मार्क्स का था, यहाँ पे आपने मैथ्स में स्कोर करे 40 मार्क्स, तो यहाँ पे वो आपको 30 के अकॉर्डिंग दे देंगे 20 मार्क्स। अब मान लो आपका प्री बोर्ड एग्जाम्स था 80 मार्क्स का, उसमें आपने स्कोर करे 50 मार्क्स, सेम सब्जेक्ट की अपन मैथ्स का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ से वो आपको देंगे 25 मार्क्स, और इन तीनों का टोटल लेंगे तो 54 मार्क्स वो आपको 80 में से दे सकते हैं। किन 3 टेस्ट पे डिपेंड करेंगे आपके मार्क्स? पीरियोडिक टेस्ट, हाफ ईयरली और प्री बोर्ड। पीरियोडिक का 10 मार्क्स का वेटेज है, हाफ ईयरली का 30 और प्री बोर्ड का है 40। तो प्री बोर्ड को इंपॉर्टेंस ज्यादा दी गई है, हम ये बात देख सकते हैं। अब इसके बाद आपके मन में डाउट होगा कि हमारे स्कूल में तो 3 बार प्री बोर्ड हुए थे, या हमारे स्कूल में 2 बार प्री बोर्ड हुए थे, तो मेरे एक में 50 आए थे पर अगली बार तो 80 आ गए, तो अब मेरे वो 25 लेंगे या फिर 40 लेंगे? तो उसके रिगार्डिंग भी देखो अगला 10th पॉइंट है, इन केस स्कूल्स हैव कंडक्टेड मोर देन 1 टेस्ट एग्जाम्स विद इन ईच कैटेगरी, मतलब किसी भी कैटेगरी में अगर उन्होंने 2 एग्जाम या उससे ज्यादा एग्जाम लिए हैं, तो रिजल्ट कमिटी में फिक्स द वेटेज टू बी गिवन टू ईच टेस्ट विद इन द कैटेगरी टू द ओवरऑल मैक्सिमम मार्क्स। तो फिर उनका वेटेज कैसे चेंज होगा देखो, इफ अ स्कूल हैज कंडक्टेड 2 or 3 प्री बोर्ड एग्जाम्स, इट मे डिसाइड टू टेक एन एवरेज ऑफ द 3 एग्जाम और टेक द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर मान लो आपके 3 प्री बोर्ड हुए हैं, ठीक है, एक में आपके मार्क्स है 40, एक में आपके मार्क्स है 60, एक में आपके मार्क्स है 50, तो स्कूल क्या कर सकती है? स्कूल के पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है वो एवरेज ले, मतलब इन तीनों को प्लस करे, 3 से डिवाइड करे तो एवरेज आ गया 50,
और आपको प्री बोर्ड वाले में वो 50 के अकॉर्डिंग मार्क्स दे दे, मतलब 80 में से 50 तो 40 में से 25। एक ऑप्शन तो ये है, पर मेरे अकॉर्डिंग जो ऑप्शन स्कूल सेलेक्ट करेगी वो ये वाला ऑप्शन है। कौन सा? बेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब अगर आपके 3 हुए थे, तीनों में से बेस्ट परफॉर्मेंस किसमें थी? सेकंड प्री बोर्ड में। तो वो आपको 50 की जगह क्या मार्क्स दे देंगे? 60। मतलब 40 में से आपको 30 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। ये उसी केस में है अगर आपके 2 या उससे ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं। फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमने तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं, या हमारे प्री बोर्ड नहीं हुए थे किसी भी कारण से, या हम प्री बोर्ड नहीं दे पाए थे। तो नेक्स्ट पॉइंट उन्हीं के लिए है। देयर आर सम स्कूल्स वेयर वन और मोर ऑफ द अबाउट 3 कैटेगरीज टेस्ट एग्जाम्स हैव नॉट बीन कंडक्टेड। अगर एग्जाम कंडक्ट ही नहीं हुए, या फर्दर मेयर डिफरेंस इन द मोड ऑफ एग्जाम, किसी बच्चे ने ऑनलाइन दिया, किसी ने ऑफलाइन दिया, या हाफ ईयरली ऑनलाइन लिया, प्री बोर्ड ऑफलाइन लिया, एंड it is a possible that some of the students may not have appeared in any of the exams। अगर कोई स्टूडेंट भी एब्सेंट था XYZ रीजन से, काफी सारे रीजंस थे, तो क्या होगा? इन ऑल द अबाउ केसेस रिजल्ट कमिटी कंस्टिट्यूटेड बाय द स्कूल। मतलब जो आपकी कमिटी है, कौन सी कमिटी? 60 टीचर्स वाली, 5 स्कूल के 2 बाहर के, टू एड्रेस दीज चैलेंजेस बेस्ड ऑन द एनालिसिस एंड स्टडी ऑफ द सिचुएशन इन द स्कूल and thereafter draw up a criteria for the assessment of 80 marks। तो कुल मिला के अगर आपके एग्जाम्स नहीं हुए थे, या आपने कोई एग्जाम नहीं दिया, या आपने एक भी एग्जाम नहीं दिया है, तो वहां पे सब का सब पूरा डिसीजन किसके हाथ में होगा? रिजल्ट कमिटी के हाथ में। वो आपकी सिचुएशन को, स्कूल की सिचुएशन को स्टडी करेगा और इस अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स दे सकता है। इसके अंदर भी आगे कुछ पॉइंट्स हैं कि वो क्या क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो देखो, तो 80 मार्क्स अगर इन केसेस में नहीं है तो वो क्या दे सकता है? देखो, वेयर ऑल द 3 कैटेगरीज ऑफ टेस्ट एग्जाम्स हैव नॉट बीन कंडक्टेड। अगर तीनों ही कंडक्टेड नहीं हुए, या वेयर स्टूडेंट्स हैव नॉट अपीयर्ड, या स्टूडेंट अपीयर नहीं हुआ है, या स्कूल ने एग्जाम लिए नहीं थे, दोनों ही केस में क्या होगा? तो वो कमिटी अपना जो भी डिसीजन होगा उसको रिकॉर्ड करेगा राइटिंग में, और मतलब एक प्रॉपर वहां पे भी एक फेयर डिसीजन हो, इसका ध्यान लिया जाएगा। अब इसके बाद अगला जो पॉइंट है, तो बेसिकली यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी भी इस वाले पॉइंट में डाउट होगा। अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो आगे हम पढ़ेंगे, एक पॉइंट आ जाएगा जिसके अंदर यही है कि स्कूल अपने अकॉर्डिंग कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले सकता है, ऑनलाइन कोई टेस्ट ले सकता है वापस से आपका। अगर आपकी स्कूल में कोई भी मान लो एक एग्जाम नहीं हुआ है, प्री बोर्ड नहीं हुआ है, तो स्कूल कोई ऑनलाइन टेस्ट ले सकता है, या अपने अकॉर्डिंग कोई डेट दे सकता है, या सिर्फ अगर किसी एक बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया है किसी भी रीजन से, तो वो उसका 1-on-1 टेस्ट ले सकता है। मतलब टेलीफोनिक टेस्ट हो सकता है, आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या जो भी है वो लोग डिसाइड कर सकते हैं, और उनको रिटर्न फॉर्म में बताना होगा कि हमने ये करा था, या हमने ऑनलाइन टेस्ट लिया था, या हमने इस चीज का यूज करते हुए उस बच्चे को मार्क्स दिए हैं। वो पूरा एक फेयर सिस्टम होगा, वो स्कूल को डिफाइन करना होगा। तो ये पॉइंट आप समझ गए। उसके बाद जो नेक्स्ट है, एज पर मार्क्स विल बी अलोकेटेड एट द स्कूल लेवल। अब देखो, ये बात भी बड़ी अच्छी है। ड्यू टू वेरिएशंस इन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स। अब काफी बच्चों के माइंड में होगा भाई हमारे स्कूल का क्वेश्चन पेपर टफ आता था, पास वाली स्कूल का क्वेश्चन पेपर आसान आता था, तो मेरे मार्क्स कम आते थे, उसके अच्छे आते थे, तो क्या मुझे अब कम मार्क्स देंगे क्या? या हो सकता है मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स, किसी ने कहा भाई हमने तो सारे एग्जाम ऑफलाइन दिए थे, और किसी ने कहा हमने घर बैठ के आराम से ऑनलाइन एग्जाम दिए थे, तो उन दोनों को तो हम इक्वल नहीं रख सकते। तो स्कूल लेवल पे स्कूल को क्या क्या चेक करना है, इसके लिए एक बड़ी अच्छी बात है। देखो, द हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ द स्कूल इन टर्म्स ऑफ बेस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस 3 years बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी टेकन एज द रेफरेंस फॉर मॉडरेटिंग द मार्क्स फॉर 2021। समझ गए? जो पास 3 years की परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रखते हुए ही वो मार्क्स दे सकते हैं। अगर आपकी स्कूल का रिजल्ट मान लो पिछले 3 साल अच्छा आ रहा है, बच्चों के 95%, 96% आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इस साल भी आपको वो परसेंटेज दे सकते हैं। या आपके स्कूल का एवरेज रिजल्ट, मान लो सबके रिजल्ट का परसेंटेज निकाला, अगर यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है हम उसी को देखते हैं।
For example, in a specific school, the overall average of students in 2017-18 is 72, 18-19 में 74 था और 19-20 में 71 था। तो स्कूल का अब जो रिजल्ट होगा वो भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं कि तीनों साल 70% है, इस साल हम 90% दे देंगे, पॉसिबल नहीं है। तो स्कूल को अपना रिजल्ट उसी अकॉर्डिंग रखना है। एक और पॉइंट आपको बता देता हूं मैं, अगर अच्छे से समझना है इस चीज को। द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स assessed by the school for 2021 should be within the range of +-2। मतलब अगर लास्ट ईयर आपकी स्कूल का मैथ्स का एवरेज रिजल्ट 70 था, तो इस साल हो सकता है वो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं, उसको 72 कर दें। और अगर मान लो साइंस का 72 था तो उसको उन्होंने 70 कर दिया। इस तरह से +-2 का चेंज हो सकता है। बट the overall marks of the school assessed in 2021 for all the 5 main subjects should not exceed the overall average marks by the school in the reference year। समझ गए? मतलब जो उनके पास्ट के 3 साल है उसमें से मान लो 2018 में हमारा रिजल्ट बेस्ट था स्कूल का। अब अगर 2018 में हमारे एवरेज मार्क्स बनते हैं 75, तो मैं हर सब्जेक्ट में तो प्लस माइनस कर सकता हूं, पर ओवरऑल जो एवरेज होगा वो वापस से कितना बनना चाहिए, वो 75 ही बनना चाहिए। इसको आप ओवरऑल रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपके स्कूल के पास्ट 3 इयर्स के अंदर जो जिस साल उनका रिजल्ट बेस्ट गया होगा वो ऑब्वियसली उसी को मानेंगे रेफरेंस ईयर। तो आप वहां से भी आइडिया ले सकते हैं कि हमारे स्कूल का मान लो 2018 का रिजल्ट बेस्ट था या 2019 का बेस्ट था, तो उस साल बच्चों के किस अकॉर्डिंग मार्क्स आए थे। या अगर हर बच्चा आपके स्कूल में 60% अबाउ था उस साल, तो ऑब्वियसली इस साल भी वो वैसा रिजल्ट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स। आपके प्री बोर्ड के इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स इंपॉर्टेंट है। आगे कुछ क्राइटेरियाज हैं कि अगर किसी स्कूल का 3 साल हुए ही नहीं है, स्कूल नहीं ओपन हुए, तो उसके लिए सीबीएसई ने अलग अलग क्राइटेरियाज फिक्स करे हैं। तो इसके बाद ये सब आपके काम की बातें नहीं है। तो एक और पॉइंट है जो आप पढ़ सकते हैं, वंस द, ठीक है, जब रिजल्ट कमिटी आपका बना देगी, ये सब हो गया, इस सब में इतनी कोई बात नहीं है ना। तो ये सब बात हो गई इसकी, है ना, जो मैंने आपको समझा दिया है इतना। ये सब देखो वही एग्जांपल दिया हुआ है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स एंड साइंस वाज 62 एंड 66, द एवरेज मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स इन 20 शुड बी 62 +-2, है ना। मतलब 60 भी कर सकता है, 64 भी कर सकता है, ये बात आप समझ गए। पर अगर एवरेज 65 था तो एवरेज वापस से 65 ही रहेगा। ये सब काम वो लोग ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। इस सब में भी हमको कुछ पढ़ने की बातें नहीं है। सेफ कीपिंग्स ऑफ रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे उनको सेफली रखा जाएगा, सीबीएसई उसको वेरीफाई कर सकता है। तो ये सब बातें हो गई है ना। डाटा वंस अपलोडेड विल बी फाइनल। एक बार जो डाटा अपलोड कर दिया है वो फाइनल है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। अब ये मैंने आपको बता दी थी एक और बात, इसको वापस से पढ़ लो, ये आपके काम की है। इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट, जो 3 असेसमेंट है आपके, यूनिट टेस्ट जिससे आपको 10 मार्क्स मिलने हैं, हाफ ईयरली जहां से 30 और प्री बोर्ड जहां से 80, तो स्कूल में कंडक्ट एन ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम और अ टेलीफोनिक 1-to-1 असेसमेंट एंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सर्टिफाई द रिकमेंडेशंस। मतलब अब अगर आप तीनों ही एग्जाम में एब्सेंट थे तो आपका वो कोई ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं या 1-on-1 टेलीफोनिक टेस्ट ले सकते हैं। जो आपका 3 घंटे का पेपर होता है वो 1-on-1 टेलीफोन पे ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो आपको मार्क्स दे सकते हैं। किस, उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना होगा कि हमने बच्चे का ऐसे टेस्ट लिया था, उसने ये परफॉर्म किया। तो ये भी बेसिकली कौन डिसाइड करेगा, ये क्या करना है, स्कूल डिसाइड करेगी कितने बच्चे एब्सेंट थे, या अगर स्कूल ने एग्जाम ही नहीं लिया तो अब वो सब ये डिसाइड कर सकते हैं। फिर ये कुछ और केसेस हैं, ये भी आपके यूज़ के नहीं है। अगर 5 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं तो जो बेस्ट 3 होंगे उनको लेंगे। अच्छा, 22 पॉइंट हमारे यूज़ का है। अब हर साल क्या होता था, हमको ग्रेस मिल जाती थी बच्चों को। किसी के 31 मार्क्स है,
चाहिए होते थे 33, तो सीबीएसई उसको 2 मार्क्स की ग्रेस देता था। तो देखते हैं इस साल क्या है। सीबीएसई विल कंप्यूट द रिजल्ट बेस्ड ऑन अपलोडेड थ्योरी एंड इंटरनल असेसमेंट मार्क्स। सीबीएसई आपका रिजल्ट बनाएगा, स्कूल जो 80+20 मार्क्स देगी उसके अकॉर्डिंग। At the time of result, board's policy of awarding grace marks will also be applied. तो इस साल भी आपके ग्रेस मार्क्स वाली पॉलिसी अप्लाइड है टू दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। मतलब अगर कोई क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मतलब जो पास होने का क्राइटेरिया है, अगर कोई वहां पे नहीं मीट करता है तो उसको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये भी अच्छी बात है, ग्रेस मार्क्स से भी आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं। और अगर ग्रेस मार्क्स के बाद भी हमारी नैया पार नहीं होती है तो क्या होगा, एनी स्टूडेंट इज नॉट एबल टू मीट द क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, ही शी विल बी प्लेस्ड इन एसेंशियल रिपीट और कंपार्टमेंट कैटेगरी। मतलब फिर आपका कंपार्टमेंट एग्जाम होगा अगर आप ग्रेस के बाद भी पास नहीं हो पाते हैं। तो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा कब, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट स्कूल विल कंडक्ट एन ऑब्जेक्टिव टाइप। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा आपका कंपार्टमेंट एग्जाम, ये ध्यान रखना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे। ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशंस, कोविड की कंडीशंस कैसी रहती है। बेस्ड ऑन द सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, तो जब आपका रिजल्ट आ जाए, अगर कंपार्टमेंट हो, जो सीबीएसई की साइट पे ही सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसके बाद उस बच्चे का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। पर ऑब्वियसली ये सब बातें होगी रिजल्ट आने के बाद, है ना। क्या कंडीशंस रहती है, कब एग्जाम होगा, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। परमिशन टू कंटिन्यू इन क्लास 11th, अगर कोई स्टूडेंट कंपार्टमेंट में है तो भी वो रिजल्ट का वेट करे बिना अपनी 11th की स्टडीज को कंटिन्यू कर सकता है। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप पास हो जाओगे और नहीं तो कंपार्टमेंट का एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होगा। पॉलिसी ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है। अब एक और बात, हर साल आपके पास एक ऑप्शन होता है री एवोल्यूशन का, हम रीचेकिंग का फॉर्म भरते थे। अब इस साल वो ऑप्शन नहीं है, क्यों नहीं है, एज असेसमेंट हैज बीन डन बाय द स्कूल एंड द आंसर बुक्स हैव बीन शोन ओवर टू द स्टूडेंट्स बाय द स्कूल। नॉर्मली आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, प्री बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, तो कॉपीज आपको पहले ही दिखा दी जाती है, या आपको पता है आपकी स्कूल के टीचर्स ने मार्क्स दिए, कैसे मार्क्स देते हैं, या कई केसेस में आपको फोटोकॉपी प्रोवाइड करते हैं, आपको कॉपी शो करते हैं। तो इसलिए अब रिवैल्यूशन नहीं हो सकता। आप अब नहीं कह सकते कि मेरे हाफ ईयरली में 80 में से 20 आए थे तो क्यों आए थे, मुझे कॉपी दिखाओ, कहेंगे भाई उस टाइम दिखाई थी ना, क्यों नहीं दिखी। तो अब वहां पे रिवैल्यूएशन वाली प्रोसेस नहीं होगी। तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट फाइनल है। एक ऑप्शन है आपके पास, आप वापस से एग्जाम दे सकते हैं अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि मैं इससे अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो आप वहां पे री एग्जाम दे सकते हैं। अगला, अगर किसी ने क्लास 10th में बेसिक ली है और वो क्लास 11th में लेना चाहता है मैथ्स, तो यस, ये भी सीबीएसई ने कहा है कि आप ले सकते हैं। तो जो परमिशन है, इफ अ स्टूडेंट हैज ऑफर्ड मैथमेटिक्स इन क्लास 10th ही इज परमिटेड टू टेक मैथमेटिक्स इन क्लास 11th। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। और इसके बाद ये सब है, सीबीएसई सपोर्ट क्या देगी, ये सब स्कूल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है, आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। ये सब पूरा हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख रहे हैं। कमिटी कौन कौन बनेगी हमने देख लिया है कि कौन कौन टीचर्स होंगे, आपकी स्कूल के होंगे 5 और 2 टीचर्स होंगे बाहर से, प्रिंसिपल होगा, वो सब मिलकर डिसाइड करेंगे, है ना। ये सब वो अपनी मीटिंग्स को रिकॉर्डेड रखेंगे, हर डाटा को रिकॉर्ड होगा ताकि एक फेयर रिजल्ट बनाई जाए। अब देखो, इसी तरह से आपका डॉक्यूमेंट बनेगा, स्कूल नेम, ये सब तो स्कूल का हो गया। अब यहाँ पे आपके मार्क्स लिख दिए जाएंगे, वो नंबर ऑफ टाइम्स, हमने यूनिट टेस्ट 2 बार लिए थे या 3 बार लिए थे, टाइम ड्यूरेशन क्या होती थी, ये वेटेज है, ये सब वो इसके अंदर लिख देगा। इसके बाद हमने बेस्ट परफॉर्मेंस लिया है, एवरेज लिया है, इसी अकॉर्डिंग आपको फिल करके फॉर्म दिया जाएगा, उसी अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट बनेगा। अगर स्टूडेंट ने नहीं लिया है तो इस बॉक्स में वो आपकी पूरी लिख देगा कथा कि क्यों नहीं दिया था, हमने कैसे लिया, क्या करा, ये सब लिख देगा। अगर स्कूल ने किस अकॉर्डिंग दिया है, फाइनल रिजल्ट क्या है, वो सब यहाँ पे लिख के ये फॉर्म वो लोग सीबीएसई को सेंड करेंगे, है ना। ये जो आपके 5 मेंबर्स हैं स्कूल के, वो यहाँ पे साइन करेंगे, ये एक्सटर्नल मेंबर साइन करेगा, प्रिंसिपल साइन करेगा। तो ठीक है, ये सब हमारे काम का नहीं है, ये सब भी काम का नहीं है।
जो आपके मार्क्स की स्कीम और इसको हम नहीं पढ़ते, इसको ध्यान से देख लेते हैं कैसे कैसे किस किस डेट को क्या काम होगा। तो जिस कमेटी की बात कर रहे हैं वो 5 मई को स्कूल बना देगी, मतलब 5 मई से आपका काम चालू हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं ये सब आपके 10th मई तक बन जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया है वो 10th मई को हो जाएगा। अगर कोई एग्ज़ाम करवाना है जैसे मैंने कहा था, तो एक ये डेट इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम्स में एब्सेंट है या स्कूल वापस से एग्ज़ाम करवा रही है तो 15 मई को वो एग्ज़ाम ले सकते हैं। अभी जैसी कंडीशन से तो हो सकता है वो एग्ज़ाम ऑनलाइन हो, फिर ये स्कूल डिसाइड करेगी या टेलीफोनिक होगा। 20 मई तक वो मार्क्स अपलोड कर देंगे, 25 मई तक फाइनलाइज कर देंगे, 28 मई को वो रीचेक कर लेंगे, 5 जून को वो मार्क्स सीबीएसई को अपलोड कर देंगे। और जो इंटरनल असेसमेंट मार्क्स होते हैं ये तो 80 मार्क्स वाले अपलोड कर दिए, अब जो 20 मार्क्स रहते हैं उनको अपलोड कर देंगे वो 11 जून तक। और हमारा रिजल्ट कब आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा 20 जून को, ये डेट फाइनल है। तो कुल मिला के 20 जून को पूरी प्रोसेस के बाद आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा और रिजल्ट में आपके परसेंटेज होंगे, आपके मार्क्स होंगे, जैसी हर साल मार्कशीट आती है वैसी ही मार्कशीट होगी। और ये डेट फाइनल है, इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तो ये हमने नोटिफिकेशन कंप्लीट पढ़ लिया। तो आई थिंक आपको सभी को बात समझ में आ गई है। तो सारी की सारी बात यही है कि जो आपके 80 मार्क्स हैं वो डिपेंड करेंगे अब आपकी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस पे। तो जिन बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई करी है उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि उनको उसका रिवॉर्ड मिलेगा और आपको अपने मार्क्स अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। सो थैंक यू, आई होप कि ये पूरा नोटिफिकेशन सबको समझ में आया होगा। आप भी इसको सीबीएसई के साइट पर आकर रीड कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। सो थैंक यू एवरीवन।